गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। हमारा जो ये सेशन चल रहा है उसमें हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और आज हमारा इस एनिमल किंगडम की सीरीज में तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो पहले हमने दो क्लासेस के अंदर क्या डिस्कस किया कि हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया जिसमें हम एनिमल्स को एक पर्टिकुलर फाइलम में क्लासिफाई कर सकें, तो उसके लिए कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के बता दिए थे। तो 3 क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको हर एनिमल के अंदर देखना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आप सभी जानते हो कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या तो सेलुलर होगा, यानी बॉडी इज नथिंग बट द एग्रीगेट ऑफ सेल्स। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डन। तो एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़ा था। दूसरा जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो दिस वाज सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पर हमने बताया था कि एनिमल या तो एसिमेट्रिकल हो सकता है या तो सिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल भी होगा तो रेडियल सिमेट्री होगी या तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तीसरा जो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था, तो दिस वाज ऑफ जर्म लेयर। फिर मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर हर एनिमल के अंदर जर्म लेयर का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे एनिमल जिनमें 2 जर्म लेयर डेवलप हो रहे थे तो दे वर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे एनिमल जिनमें 3 जर्म लेयर डेवलप हो रहे थे तो दे वर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर 3 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये 3 बेसिक क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे। तो आज हम रेस्ट ऑफ दी 3 करेंगे और उसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें सभी फाइलम्स को इन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वो हमें समझ में आ गया तो मोस्ट ऑफ दी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। डन। तो देखते हैं फोर्थ आज का जो आपको क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सीलोम। सीलोम बोलते हो आप। सीलोम के साथ अगर आप कॉमनली बोलना चाहते हो तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ बॉडी कैविटी। पहले हम कुछ जनरल देख लेते हैं कि थ्योरी क्या कहती है। कि अगर हम इसी को देखें तो सीलोम के बेसिस पर, तो अगर आप सीलोम के बेसिस पर एनिमल्स को डिवाइड करते हो, डन, तो यहां पर आपको 3 तरह के सीलोम दिखाई देंगे। तो यहाँ पर एक कैटेगरी ए है, एक कैटेगरी बी है और एक कैटेगरी सी है। तो अगर आप ए एनिमल्स को देखते हो तो सीलोम के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म जिनमें सीलोम एब्सेंट होगी तो दे आर कॉल्ड ए सीलोमेट। दे आर कॉल्ड ए सीलोमेट। कुछ ऐसे एनिमल्स में होंगे जिसमें सीलोम प्रेजेंट होगी पर एक ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी। तो ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी, एक फॉल्स सीलोम होगी, तो जिसको आप बोलते हो दिस इज कॉल्ड स्यूडो सीलोम, है ना। और ऐसे एनिमल्स को आप बोलते हो दे आर कॉल्ड स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट्स। और एक ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एक ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी तो दे विल बी कॉल्ड यूसीलोमेट्स। डन। तो इन तीनों टर्म्स को हम देखते हैं, ए सीलोमेट क्या होते हैं, स्यूडोसीलोमेट क्या होते हैं और यूसीलोमेट्स क्या होते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3 तरह की सीलोम होगी, ए सीलोम, स्यूडोसीलोम या फिर यूसीलोम। तीनों का मतलब एक ही, आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि बेटा हम सीलोम को देखें, हमें कुछ पहले बेसिक्स याद कर लेने चाहिए। तो सीलोम जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं एनिमल्स में हम इस्तेमाल करेंगे जहां पर आपको जो नेचर दिखाई देता है दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। डन। तो इस कंसेप्ट को हमें समझना है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि सीलोम बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 3 जर्म लेयर का प्रेजेंस चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, एक्टोडर्म, फिर दूसरा क्या है, मेसोडर्म, और आपको पता है फिर उसके बाद क्या है, लास्ट में एंडोडर्म। तो अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर देखते हैं एनिमल्स का, तो आप जानते ही हो कि पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं दे आर कॉल्ड प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो प्लैटीहेल्मिन्थ से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी एनिमल्स हैं सभी के अंदर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होगी उनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। अगर किसी को एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के बारे में नहीं पता कि जर्म लेयर आई कहां से है, तो मैंने एक मास्टर क्लास ली है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा तो एटलीस्ट एक बार वो उस मास्टर क्लास को देख लें। वहां पर देखने के बाद आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डन। तो यहाँ पर प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेट्स के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो पहले बेटा हम देख लेते हैं कि सीलोम क्या होगी। तो अगर मैं सीलोम बनाने की कोशिश करूं तो सीलोम को हमने बोलना है बॉडी कैविटी। तो अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्रॉस सेक्शन लूं, क्रॉस सेक्शन में बॉडी कैविटी बनाने की कोशिश करूं, तो ये बॉडी में आउटर वॉल होगी। तो हर ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट 2 जर्म लेयर तो होती हैं।
तो आप जानते हो क्रॉस सेक्शन के टाइम पर अगर मैं आउटर लेयर को बनाता हूं तो दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म, और इनर मोस्ट लेयर को अगर मैं बनाता हूं तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एंडोडर्म। पर क्योंकि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें तीसरी लेयर को भी फिट करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म। डन। तो देखो मीजोडर्म कैसे हम फिट करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम मीजोडर्म बनाने की कोशिश करूं तो मुझे मीजोडर्म जो दिखाई देगी दिस विल बी लाइक दिस। तो अभी हम बॉडी कैविटी की डेफिनेशन लिखेंगे, पहले हम बना लेते हैं कि होता क्या है बॉडी कैविटी, और मीजोडर्म का लेयर यहां पर भी होगा। डन। तो अगर मैं बॉडी कैविटी की डेफिनेशन लिखूं तो बॉडी कैविटी, तो क्या मैं लिख सकता हूं, तो ये जो स्पेस मुझे बीच में दिखाई दे रहा है इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म व्हिच इज लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ दी साइड, दिस विल बी कॉल्ड बॉडी कैविटी। तो हम एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर वापस इस पे आते हैं। तो बॉडी कैविटी, इट इज अ कैविटी which is in between ectoderm and endoderm lined by mesoderm। बॉडी कैविटी बनाने के लिए मुझे जो लेयर चाहिए दैट शुड बी mesoderm, lined by mesoderm on both the sides। तो अगर मैं इस पूरी कैविटी को देखूं तो मेरी बॉडी, जब मेरी जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था तो मेरे पास 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ, एक्टोडर्म का हुआ, एंडोडर्म का हुआ। अब मैंने बोला कि ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है अगर मैं इसको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, तो एक्चुअली दिस इज द कैविटी इन बिटवीन मेसोडर्म। डन। तो आप यहां पे याद रखना, तो अगर ऐसी कैविटी आपको कहीं पर भी दिखाई दे रही है तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू सीलोम, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू सीलोम, और दिस इज आल्सो नोन एज अ बॉडी, ट्रू बॉडी कैविटी। तो आपको ये सारी चीजें हमेशा याद रखनी है। अच्छा, ट्रू बॉडी कैविटी का फायदा क्या है, तो अगर मैं अपना डेवलपमेंट देखूं तो जब मेरी बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा था तो फ्यूचर में जाके एक्टोडर्म क्या करेगी, मेरी स्किन को बनाएगी। तो अगर हम अपना डेवलपमेंट देख लें तो हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी स्किन है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, तो इसका मतलब कि जितने भी यहाँ पे सेल्स हैं दे विल ऑल कम फ्रॉम एक्टोडर्म। और अगर मैं अपनी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल को देख लूं, किसको देख लूं, अपने गट को देख लूं या फिर अपनी एलिमेंट्री कैनाल को देख लूं, तो अगर आप अपने आप को देखोगे तो दिस इज अवर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि सपोज यहाँ पर एक बार सब कैमरे में देखेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसे देखने की कोशिश कर रहा हूं तो सपोज दिस इज माई बॉडी, इस बॉडी को मैंने क्या किया, इस प्लेन से कट किया, इस प्लेन से कट करने के बाद मैंने ऊपर कैमरा लगाया, तो ऊपर कैमरा लगा रहा हूं तो आई कैन लुक इनटू माय बॉडी। आई होप सभी को क्लियर होगा, ये मेरी बॉडी है, मैंने क्या किया, इसको इस सेक्शन में कट किया, तो ट्रांसफर सेक्शन में कट किया। कट करने के बाद मैंने क्या किया, ऊपर कैमरा लगाया, तो ऊपर से नीचे देखने की कोशिश कर रहा हूं तो आई कैन लुक इनटू माय बॉडी। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरी बॉडी में आउटर साइड पे स्किन है और अंदर से कैनाल पास कर रही है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैनाल। अब मेरी बॉडी वॉल, या स्किन बोलूं या फिर बॉडी वॉल बोल देता हूं इसको, चलो, तो मेरी स्किन और मेरी बॉडी वॉल के बीच में, सॉरी, मेरी बॉडी वॉल और मेरे एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस है, दिस स्पेस विल बी कॉल्ड एज अ बॉडी कैविटी। डन। एंड ऑफ कोर्स दिस शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म। तो जहां पे मेसोडर्म वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वहां पे हम सिलोम भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। तो आप जानते हो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन कौन से हमारे पास, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, तो उनके अंदर एक्टोडर्म होती है और सिर्फ एंडोडर्म होती है। डन। तो उनके बीच में आप बॉडी कैविटी वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, या फिर आप वो ये नहीं बोलते हो कि उनके अंदर सिलोम एब्सेंट, हम वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां पे बताऊंगा कौन सा वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, बॉडी वॉल, ये क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल, दोनों दे आर लाइंड बाय, तो एंडोडर्म is lined by this mesoderm from the outside and this ectoderm is lined by mesoderm from the inside and space between this mesoderm is called body cavity। अब इस बॉडी कैविटी का फायदा क्या है, अब इस बॉडी कैविटी का फायदा क्या है कि इसके अंदर हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को पोजेस कर सकते हैं। तो सपोज मुझे अपनी बॉडी कैविटी में लेवर को डालना है, तो लेवर को अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। अगर मुझे अपने हार्ट को डालना है, सपोज हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर, तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। अगर मुझे पैनक्रियास को प्लेस करना है तो मैं इसको ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। तो अगर मुझे अपनी किडनीज को प्लेस करना है तो मैं इस जगह में प्लेस कर सकता हूँ। अगर मुझे लंग्स को प्लेस करना है तो मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। तो दीज आर माई लंग्स। कहने का मतलब क्या है कि दिस इज द स्पेस जहां पर आपके इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो आगे से आप
आपको कोई भी पूछेगा व्हाट इज बॉडी कैविटी, तो दिस इज द स्पेस इन विच इज हाउसिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स बोलो या फिर विसराज बोलो, दोनों का मतलब सेम है। तो ऐसी कैविटी जहां पर आपको बहुत सारा फ्री स्पेस मिलता है टू प्लेस योर इंटरनल ऑर्गन्स, तो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ ट्रू बॉडी कैविटी। ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब यू सिलोम। तो पहले तो हमने देख लिया कि ट्रू बॉडी कैविटी होनी कैसी चाहिए, डन। अब बेटा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे। हमने क्या करना है, डेवलपमेंट को चेक करना है। तो डेवलपमेंट को जब हम चेक करेंगे, तो जब हम डेवलपमेंट को चेक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, तो यहां देखते हैं। तो डेवलपमेंट को चेक करते हैं। तो कैविटी के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो सीलोम के बेसिस पर पहला एनिमल देख लेते हैं हम, ए सीलोमेट्स। अब ए सीलोमेट का मतलब क्या हो गया, तो ए जहां पर लग गया है तो दिस इज मींस एब्सेंस किसका, सीलोम का। अब सीलोम एब्सेंट होगी, पर सीलोम एब्सेंट होगी तो कैसा मुझे बॉडी कैविटी दिखाई देगा, तो हम वैसे ही जैसे पहले रिप्रेजेंट करा था वैसे ही देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगी, ये मेरी क्या होगी, आउटर बॉडी वॉल। कहां से ओरिजिनेट होगी, तो दिस विल ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म। फिर क्या होगा, अंदर वॉल होगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एंडोडर्म। तो हमारे पास दो लेयर आ गई, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। पर तीसरी लेयर भी हमें फिट करनी है। पर अब तीसरी लेयर के साथ दिक्कत क्या है कि यहां पर मीजोडर्म क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करेगी। प्रोलिफरेट करेगी मतलब क्या होगा कि मीजोडर्म क्या करेगी, तो मीजोडर्मल टिश्यू का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो मीजोडर्म बेसिकली क्या करेगी, इस पूरी जगह को भर देगी, इस पूरी जगह को भर देगी। तो यहां पर कोई भी फ्री स्पेस, मीजोडर्म तो है या मीजोडर्मल टिश्यू तो है, पर यहां पर कोई भी फ्री स्पेस नहीं है ऑर्गन को प्लेस करने का, डन। तो यहां पर फ्री स्पेस नहीं है, तो बॉडी कैविटी मीजोडर्म के होने के बावजूद भी प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे एनिमल जिनमें मीजोडर्मल प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कोई भी फ्री स्पेस नहीं है इंटरनल ऑर्गन्स को, सभी इंटरनल ऑर्गन्स को पोजेस करने के लिए, तो दे विल बी कॉल्ड ए सीलोमेट। तो जब भी आप बेटा ए सीलोमेट का एग्जांपल पढ़ते हो, तो ये सिर्फ आपको किसमें दिखाई देता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थ्स आप पढ़ते हो, आगे से आप उनके लिए वर्ड जो इस्तेमाल करते हो एज फार एज देयर बॉडी कैविटी इज कंसर्न, तो दे विल बी कॉल्ड ए सीलोमेट। तो ये तो हमने पहली देख ली। दूसरी देख लेते हैं, दूसरी में क्या होगा, दूसरी कैसी होती है, स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो सीलोमेट को बेटा अगर हम देखें तो कैसा होगा, तो इसमें भी 3 जर्म लेयर है हमारे पास। तो 3 जर्म लेयर है, तो आउटर जो जर्म लेयर मेरे पास क्या है, तो दिस इज एक्टोडर्म। और जो अंदर वाली जर्म लेयर है, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। तो आपको हमेशा याद रखना है, तो अंदर वाली जर्म लेयर जो होगी, सॉरी दिस इज एंडोडर्म। पर अगर मैं देखूं यहां पर मीजोडर्म की प्रेजेंस, तो मीजोडर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, पर मीजोडर्म का प्रेजेंस उतना प्रीडोमिनेंट नहीं है जितना आपको इस ए सीलोमेट में दिखाई देगा। इसका मतलब कि मीजोडर्म प्रेजेंट है, तो मीजोडर्म प्रेजेंट है, डन, पर दिस इज प्रेजेंट इन दी फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस। स्कैटर्ड पाउचेस का मतलब क्या है कि कुछ आपको, तो अगर आप ये वाला स्पेस देखोगे तो कुछ स्पेस आपको दिखाई देगा फ्री, यहाँ पे है। फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये मीजोडर्मल इंटरप्शन दिखाई देगी। इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इसको और, तो दीज आर ऑल मीजोडर्मल पाउचेस। तो दिस इज मीजोडर्मल टिश्यू विच इज प्रोलिफरेटिंग इन पाउचेस, डन। तो अगर आप इस कैविटी को देख रहे हो, तो अगर मैं इस कैविटी को कंपेयर करूं और इस कैविटी को कंपेयर करूं, ए को बी से जब हम कंपेयर करते हैं तो क्लियरली आप देख सकते हो कि बी में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस है, बी में थोड़ा सा ज्यादा फ्री स्पेस है, किसको पोजेस करने का, इंटरनल ऑर्गन्स को पोजेस करने का। पर क्योंकि ये टोटल फ्री स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज लाइक लुकिंग लाइक अ बॉडी, ट्रू बॉडी कैविटी, पर एक्चुअली इट इज नॉट। तो आपने किताबों में पढ़ा होगा ऐसी कैविटी विच इज interrupted by mesodermal pouches। देखो बच्चों, सब लोग इसको अपनी अपने तरीके से याद करते हैं, हम एक तरीका निकाल रहे हैं जिससे हम सारी चीजों को आसानी से याद कर सकें, डन। तो इंटरप्टेड बाय मेसोडर्मल पाउचेस, तो ऐसा विल बी स्यूडो सीलोमेट। एक ही एग्जांपल बेटा आपको आगे पढ़ना है, तो जैसे जैसे आप डाउन दी लाइन जा रहे हो, तो
कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो ये जो आपको मिलता है, तो जिस फाइलम में आपको मिलता है, दिस इज एस्केलमिंथिस। एस्केलमिंथिस के लिए जो पुराना वर्ड इस्तेमाल करते थे, दे वर कॉल्ड निमैटी हेलमिंथ्स। डन। तो निमैटी हेलमिंथ्स आपको पता है, दे आर नथिंग बट कंसिस्टिंग ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ वर्म। मैंने पहली क्लास में बताया था, कहीं पर भी वर्ड आप हेलमिंथ पढ़ लो तो हेलमिंथ मींस वर्म। तो यहाँ पर एस्केलमिंथिस में राउंड वर्म आ गए, और प्लाटी हेलमिंथ्स के अंदर आपको जो दिखाई देंगे, दे विल बी फ्लैट वर्म्स। डन। और तीसरी कैविटी बेटा अभी आपने देखी, विच इज कॉल्ड ट्रू बॉडी कैविटी। तो यू सीलोमेट्स। तो यू मींस ट्रू, सीलोम मींस बॉडी कैविटी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगी, दे आर कॉल्ड यूसिलोमेट्स। अब यूसिलोमेट कैसे हैं आप सब जानते ही हो। तो यूसिलोमेट में क्या होगा, एक आउटर बॉडी वॉल होगी, है ना। तो किससे बनी है, एक्टोडर्मल टिश्यू से, या मैं इसको बोल सकता हूं दिस विल बी एक्टोडर्म। यहां पर क्या होगा, एक होगी इनर लेयर विच इज कॉल्ड एंडोडर्म। तो आपको सीखनी है सारी चीजें। फिर इसके बाद क्या होगा, मीजोडर्मल होगा। पर जैसे जैसे मीजोडर्म को अगर आप देखोगे तो उसका प्रोलिफरेशन इतना ज्यादा नहीं है जितना प्लाटी हेलमिंथ्स में है। तो यहां पे मीजोडर्म बेसिकली क्या करती है, दिस विल ओनली कम टू लाइन एक्टोडर्म from the inside and it will only come to lie or to line this endoderm from the outside. तो इसके बीच में आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा व्हाइट से मैं जितना भी स्पेस बना रहा हूं, तो दिस विल बी लॉट ऑफ स्पेस। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर अपनी पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को प्लेस कर सकते हो। तो मैं इस ऐसी कैविटी को बोल दूंगा कि दिस विल बी कॉल्ड एज अ बॉडी कैविटी। डन। तो दिस इज अ यूसिलोम, दिस कैविटी इज कॉल्ड यूसिलोम। तो एनिमल्स हैविंग यूसिलोम, दे आर कॉल्ड यूसिलोमेट। तो यहां तक तो बेटा मेरे को लगता नहीं है किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। डन। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यूसिलोमेट्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा पहले हम एग्जांपल देख लें। अब ये यूसिलोम कहां मिलेगी हमें, यूसिलोम हमें कहां मिलेगी, तो जितने भी निमैटी हेलमिंथ से आगे के एनिमल हैं, तो पहला फाइलम जो निमैटी हेलमिंथ के बाद आता है, दिस इज कॉल्ड एनेलिडा। तो एनेलिडा से लेकर पूरा लास्ट तक जब भी आप पढ़ोगे तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स, सभी के अंदर बेटा जो सिलोम होगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रू सिलोम। तो सबसे मेजरली फाउंड सिलोम कौन सी हो गई, यूसिलोम। डन। आपको मैंने बताया ऑर्गेनिज्म या एनिमल फाइलम कहां से स्टार्ट होते हैं, पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा। डन। फिर उसके बाद प्लाटी हेलमिंथ्स, फिर निमैटी हेलमिंथ्स, फिर एनेलिडा। डन। ऐसे करके सो ऑन टू कॉर्डेटा। तो आपको मैंने बता दिया कि एनेलिडा से कॉर्डेटा तक यू विल बी हैविंग यूसिलोम। फिर निमैटी हेलमिंथ्स के अंदर यू आर गोइंग टू हैव स्यूडोसिलोम। डन। प्लाटी हेलमिंथ्स के अंदर यू आर गोइंग टू हैव ए सिलोम। पर पहले दो फाइलम जब आप पढ़ते हो, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, क्योंकि वो कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, तो उनके अंदर मीजोडर्म कैसी है, मीजोडर्म क्या है, एब्सेंट। तो आप उनके अंदर सिलोम वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। तो हो सकता है आप कोई किताब पढ़ो जहां पे लिखा हो कि सीलेंट्रेटा दे आर ए सिलोमेट्स, है ना, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सिलोम अगर मीजोडर्म नहीं है तो सिलोम भी नहीं होगी, पर वर्ड ए सिलोमेट यूज करना ठीक नहीं है। डन। तो अच्छी किताबें अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा के रिस्पेक्ट में सिलोम वर्ड इस्तेमाल नहीं होता है। डन। हमें एक चीज और सीखनी है, तो ये तो हम बेसिक सीख गए कि ए सिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, यूसिलोमेट है। पर अगर हम और थोड़ा सा एडवांस बात करें तो हमारे पास यूसिलोमेट्स, या मैं यूसिलोम की बात करूं, इसकी बात करूं, ट्रू सिलोम की बात करूं, तो इसका फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, यूसिलोम भी दो तरह की हो सकती है बेटा। एक अगर आप देखते हो तो सबसे पहले जो आपको मिलेगी, दिस इज कॉल्ड स्कीजोसिलोम, दिस इज कॉल्ड स्कीजोसिलोम। और दूसरी जो आपको मिलेगी, दिस इज कॉल्ड इंटेरोसिलोम। बहुत आसान है बेटा, मैं इसको एक आसान तरीके से समझेंगे, और समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक एनालॉजी का मैं एनालॉजी से फेवर कराऊंगा। एनालॉजी मतलब किसी भी चीज को एक आसानी से याद रखने का तरीका। तो मैंने बताया, तो यूसिलोम भी दो तरह की हो गई, स्कीजोसिलोम और इंटेरोसिलोम। पहले मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूं, तो वहां पर आपको याद रखना है। तो ऐसी यूसिलोम
इस पे वापस आएंगे, which is formed by splitting of mesoderm. डन. और ऐसा सीलोम which is formed by budding of mesoderm. डन. अभी हम देखते हैं दोनों का मतलब क्या है. इस डेफिनेशन में बाद में आऊंगा, पर पहले हम देख लेते हैं कि वो कैसे डेवलपमेंट हो रहा है. डन. देखो बच्चों, दो तीन चीजें हैं मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, ये सब ध्यान से सुनेंगे. यही मेन है, इसके बाद सब कुछ चीजें आसान है. देखो मैंने अब क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक सीलोम बना रहा हूं. तो सपोज यू इमेजिन कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक सीलोम है. वैसे ही ले लेता हूं मैं, उसी कलर से रिप्रेजेंट करेंगे जहां पे हम पहले कर रहे थे. तो सपोज ये सीलोम है. डन. और ऑलवेज रिमेंबर, एक मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं याद रखने का. देखो, तो जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, तो जो हमारे पास सबसे पहले लेयर बनती है दैट इज एंडोडर्म. ये अभी आपको सिर्फ सुनना है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना. तो सबसे पहले जो इन तीनों जर्म लेयर में से सबसे पहले बनने वाली जर्म लेयर जो होती है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म. तो यू रिमेंबर कि मुझे एक ट्रू बॉडी कैविटी बनानी है. ट्रू बॉडी कैविटी बनानी है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे एक ऐसी कैविटी बनानी है तो जिसमें एक आउटर लेयर हो और एक इसमें इनर लेयर हो, और दे बोथ शुड बी लाइंड बाय मेसोडर्म. ऐसे. तो मुझे ये मेरा गोल है कि मुझे ये बॉडी कैविटी बनानी है. अब मैं बनाऊंगा कैसे, ये बनी कैसे, उसकी हम बात कर लेते हैं. एक आसान तरीका देखेंगे, इसको सिर्फ आपको याद करने के लिए समझा रहा हूं. डन. एक्चुअल में प्रोसेस ऐसा नहीं है, पर आपको याद करने के लिए बता रहा हूं. तो ये मेरी क्या है, एक ट्रू बॉडी कैविटी है. तो दिस इज माय यू सीलोम. देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं. तो जब आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी, तो आपको हमेशा याद रखना है, जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी तो सबसे पहले जो लेयर बनी दैट इज एंडोडर्म, उसके बाद जो बनेगी दैट इज मेसोडर्म. तो यू रिमेंबर कि मेसोडर्म जब डेवलप होगी, डन, तो जब मेसोडर्म डेवलप होती है तो दिस मेसोडर्म इज हैविंग मल्टीपल लेयर्स. तो आप नाम के लिए याद रख लो कि मेसोडर्म एक्चुअली क्या होगा, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 लेयर्स. डन. और जो सबसे तीसरी लेयर जो रह जाती है, जो बच जाती है, उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एक्टोडर्म. यहां पर दिस वाज मेसोडर्म और लास्ट में एंडोडर्म. ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही थी. तो यू इमेजिन, मैंने आपको बोला कि जब हम हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है तो पहले एंडोडर्म बनी, फिर मेसोडर्म बनी, फिर लास्ट में एक्टोडर्म बनी. तो कैसे हुआ, तो इससे मेरे को ये बनाना है. तो जैसे पहले पूरी जर्म लेयर बन गई, जर्म लेयर के बाद सीलोम का फॉर्मेशन होता है. तो यू रिमेंबर कि अगर हम अपनी एंडोडर्म को देखें तो एंडोडर्म इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्स ऑफ मेसोडर्म. इसको ऐसे याद रख लेना, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, पर हम यहाँ पे याद करके रखेंगे कि 2 लेयर्स ऑफ मेसोडर्म. तो यू इमेजिन कि दीज 2 मेसोडर्म दे आर लाइक रबर बैंड्स. दे आर लाइक रबर बैंड्स. तो हमने क्या करना है, तो सपोज इस कैविटी से मुझे एक कैविटी बनानी है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं. तो मैं क्या करता हूं, इसमें से, तो यू इमेजिन कि अगर मैं इस आउटर वाले रबर बैंड को बाहर खींचने की कोशिश करूं, डन, इस आउटर बैंड को इसको मैं खींचने की कोशिश करूं, तब तक खींचता रहूं जब तक ये क्या करे, एक्टोडर्म के साथ अटैच ना हो जाए. तो मेरे को जब बनाना है, तो अब मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गई, तो मैंने क्या किया, आउटर वाली मेसोडर्म, तो मैंने क्या किया, इन 2 मेसोडर्म्स को आपस में स्प्लिट कर दिया. डन. तो इन दोनों आपस में स्प्लिट करा तो मेरे पास क्या आ गया, एक एक्टोडर्म आ गई, एक एंडोडर्म मेरे पास पहले ही थी, और मैंने जब इनको स्प्लिट कर दिया तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो ऐसा हो गया. तो एक लेयर बेसिकली क्या हो गया, यहां पे चली गई, और दूसरा लेयर क्या हो गया, दिस इज नाउ पुश्ड टुवर्ड्स दिस आउटर वॉल विच इज कॉल्ड एक्टोडर्म. तो ऐसा करने पर मैंने क्या किया, तो ये जो प्रोसेस था, तो दिस इज व्हाट, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म. आसान तरीका याद रखने का है कि यहां पर मेसोडर्म को स्प्लिट कर दिया. तो बेसिकली ये हम कोई मैकेनिकली या फिजिकली स्प्लिट नहीं करते. ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो मेसोडर्मल लाइनिंग होती है, ऑलवेज रिमेंबर कि मेसोडर्म इज सेक्रेटरी इन नेचर. मेसोडर्म इज सेक्रेटरी.
तो बेसिकली यू इमेजिन कि ये मेसोडर्म क्या करेगी, अब यहाँ पे सिक्रीशन करेगी, ये भी सिक्रीशन करेगी, तो यहाँ पे बेसिकली प्रेशर बिल्डअप होता है, तो जिसकी वजह से ये आउटर लेयर ऑफ मेसोडर्म इज पुश्ड आउटवर्ड्स। तो जो फॉर्मेशन ऑफ कैविटी आपको जो दिखाई देगा, तो ऐसी कैविटी जो स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनी है, तो दिस विल बी कॉल्ड स्कीजोसीलोम। आसान है। तो दो रबर बैंड थे मेरे पास, मैंने दोनों को आपस में स्प्लिट कर दिया, एक रबर बैंड बाहर की तरफ चला गया, दूसरा अंदर की तरफ रह गया। तो ये जो स्पेस मेरे को यहाँ पे मिल गया, तो ये जो स्पेस मेरे को मिल गया, तो ये कंप्लीट स्पेस हो गया, इसके अंदर मैं कोई भी इंटरनल ऑर्गन प्लेस कर सकता हूं। तो ये ट्रू बॉडी कैविटी हो गई। तो ट्रू बॉडी कैविटी बनी कैसे? बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। अब दूसरा तरीका क्या है? डन। तो दिस इज अ ट्रू बॉडी कैविटी, तो क्या हो गया? दिस इज यू सिलो, तो ऐसा एनिमल विल बी यू सिलोमेट, या दिस इज कॉल्ड यू सिलोम। इसको हम सिलोम लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज यू सिलोम। पर दिस यू सिलोम इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। डन। पर अब दूसरा तरीका यहां पर देख लेते हैं। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? अब मैंने क्या किया, इस मेसोडर्म को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस दोनों मेसोडर्मल लाइनिंग को एंडोडर्म से बड ऑफ कर दिया, डिटैच कर दिया। तो मेरे पास कंडीशन कैसे आ गई? तो मेरे पास कंडीशन कैसे आ गई? तो ये कंडीशन आ गई। तो ये मेरी एंडोडर्म थी, ये मेरी एक्टोडर्म थी। अब मैंने बेसिकली क्या किया, इस मेसोडर्म को इन दोनों से डिटैच, सॉरी एंडोडर्म से डिटैच कर दिया। डन। अब एंडोडर्म से डिटैच कर दिया तो मेसोडर्म विल लुक लाइक दिस। डन। तो दिस इज कॉल्ड बडिंग ऑफ मेसोडर्म। तो मेसोडर्म को मैंने इस एंडोडर्म से तोड़ दिया। अब क्या होगा? अब ये मेसोडर्म फिर से सिक्रीशन करना स्टार्ट करेगी, तो फिर से बीच में फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्लूइड क्या करेगा? अंदर वाली लेयर को एंडोडर्म के पास पुश कर देगा, फिर और बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म के साथ पुश कर देगा। तो थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखूंगा, तो मेरे पास जो बॉडी कैविटी थी अब वो ऐसी हो जाएगी। बहुत सिंपल है अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर, तो दिस वाज एक्टोडर्म, दिस वाज एंडोडर्म। डन। फिर ये क्या हुआ, तो मेसोडर्म धीरे धीरे क्या करेगी, वापस एंडोडर्म के पास आ जाएगी, और एक मेसोडर्मल लाइनिंग कहां चली जाएगी? यहां चली जाएगी। तो ये भी कैसी सिलोम लग रही है आपको? इसके बीच में भी कैसा है, बहुत सारा फ्री स्पेस है। तो ये कैसी लग रही है आपको? तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू कैविटी, दिस इज कॉल्ड यू सिलोम। पर ये बनी कैसे? बाय द बडिंग ऑफ मेसोडर्म। तो इसके लिए जो आप वर्ड इस्तेमाल करते हो, तो दिस इज कॉल्ड इंटेरो सिलोम। तो ऐसी सिलोम या ऐसी बॉडी कैविटी विच इज फॉर्म बाय बडिंग ऑफ मेसोडर्म फ्रॉम द एंडोडर्म, तो दिस इज कॉल्ड इंटेरो सिलोम। डन। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि यू सिलोम, अब यू सिलोम किसमें मिलती थी आपको? एनालिडा से लेकर कहां तक? कॉर डेटा में। डन। तो पर आपको याद रखना है, सभी के अंदर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन सेम नहीं है। तो अगर आप एनालिडा की बात करते हो, आर्थ्रोपोडा की बात करते हो, और मोलस्का की बात करते हो, डन, तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है, दिस इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, दिस इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। पर इकाइनोडर्मेटा ऑनवर्ड्स, क्या ऑनवर्ड्स? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या है आपके पास? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद आपके पास क्या है? कॉर्डेटा। डन। तो इनके अंदर आपको जो मिलेगी, तो यू विल बी हैविंग इंटेरोसिलोम। तो कोई आपसे बोले कि मान लो फ्रॉग, तो आपको एग्जांपल दे देगा फ्रॉग, तो फ्रॉग में बताओ सिलोम कैसी होगी? तो आप जानते ही हो फ्रॉग क्या है। फ्रॉग किस में आता है? एम्फीबियन में आता है। एम्फीबियन किस में आते हैं? कॉर्डेट्स में आते हैं। तो कॉर्डेट्स के अंदर बॉडी कैविटी कैसी है? ट्रू है। और कैसे बनी थी? बाय दी बडिंग ऑफ मेसोडर्म। तो हम बोलते हैं कि फ्रॉग के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होगी, तो दिस विल बी कॉल्ड इंटेरोसिलोम। समझ पा रहे यार बेटा? अगर आपसे कोई बोलेगा कॉकरोच, कॉकरोच, तो कॉकरोच किस में आता है? इंसेक्ट्स में आता है। इंसेक्ट किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में ट्रू सिलोम है या फॉल्स सिलोम है? तो आप बोलोगे क्योंकि आर्थ्रोपोडा क्या पोजेस कर रहा है? स्कीजोसिलोम, विच इज अ टाइप ऑफ ट्रू सिलोम। डन। तो यू सिलोमेट्स।
समझ पा रहे हो बेटा? एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, तो अगर आपसे कोई बोला जाए फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटेरोसिलोमेट्स, तो आपको क्या लिखना है? इकाइनोडर मेटा, ई फॉर इंटेरोसिलोम, ई फॉर इकाइनोडर मेटा। डन? ये बात समझ पाओगे यार? अच्छा, वापस आते हैं स्कीजोसिलोम पे। दो चीजें बेटा आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आप एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सबको देखो तो इनमें कुछ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बेसिस पर आप डिफरेंशिएशन करते हो। अच्छा, अगर मैं अपना बोलूं कि हमारे अंदर, अच्छा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहां पे लिख लेते हैं। चलो, मैंने आपको बताया कि नेचर में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टडी करोगे। कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। तो हमारी बॉडी में हार्ट और ब्लड वेसल का जो सिस्टम है, तो आप जानते हो हार्ट क्या करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू पहले ब्लड को कलेक्ट करेगा, फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड को पंप करेगा। तो अगर हार्ट को देखूं और उसके साथ ब्लड वेसल्स को देखूं तो ये सिस्टम बनाते हैं विच इज कॉल्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। डन? तो अगर मैं बोलूं दो तरीके का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। एक होता है ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब कि अगर मैं पूरी बॉडी में देखूं तो ब्लड कभी भी ब्लड वेसल्स में रन नहीं करता है ना? तो ऐसा सिस्टम जहां पर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं दिखाई देगा, यानी कि वहां पे ब्लड वेसल्स का ज्यादा कंसेप्ट आप पढ़ते नहीं हो। तो दिस टाइप ऑफ ओपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहां पर क्या होगा? ब्लड बेसिकली जो होगा, दिस विल बी फ्रीली प्रेजेंट इन बॉडी कैविटी। आगे जाके बताऊंगा इसको हीमोलिम्फ कहते हैं, पर अभी के लिए याद रख लो कि ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लड वेसल्स में फ्लो ना करके प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी के अंदर, तो उनके लिए हम बोलते हैं, तो दे आर हैविंग ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पर अगर ब्लड किस में फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स, तो ऐसा टाइप। तो अगर हम अपने आप को देख लें तो नेचर ने हमें आर्टरीज दी हैं, वेन्स दी हैं, तो सारा का सारा ब्लड जिसमें सर्कुलेट कर रहा है, तो दैट इज इन दी ब्लड वेसल्स। डन? तो आपको याद रखना है, तो ऐसा टाइप ऑफ सिस्टम विल बी कॉल्ड एज क्लोज्ड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहां पर अगर हम देखें एनेलिडा के अंदर, तो एनेलिडा के अंदर आपको क्लोज्ड टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिखाई देगा। डन? तो एनेलिडा के अंदर क्लोज टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिखाई देगा। और आर्थ्रोपोडा और मोलस्क, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर, तो आपको जो दिखाई देता है दिस इज ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो बेटा आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि दो ऐसे फाइलम आपको बताने हैं जहां पर ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बॉडी कैविटी देखूं, तो सपोज ये आर्थ्रोपोडा की बॉडी कैविटी है, ट्रू बॉडी कैविटी है, पर इसकी बॉडी कैविटी में मुझे क्या दिखाई देगा? बहुत सारा ब्लड। डन? तो ब्लड को बोलो या हीमोलिम्फ बोलो, आगे जाके आप समझ जाओगे जब हम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे। तो ऐसी बॉडी कैविटी जिसमें आपको बहुत सारा ब्लड दिखाई देगा, तो दिस विल बी कॉल्ड हीमोसीलोम। तो ऐसे एनिमल दे विल बी कॉल्ड हीमोसीलोमेट्स। डन? पर क्योंकि एनालिडा के अंदर क्लोज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, तो इनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या? सिर्फ सिंपली स्कीजोसीलोमेट्स। डन? बाकी सब में क्या है? क्लोज टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। डन? तो ये इजी है यहां पर। तो एक बार हम फिर से इस पॉइंट को याद रखेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको समझना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अब मैं आपसे, आप सब अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, तो अगर यहां पे लिखा जाए तो सभी फाइलम लिख लेते हैं हम, पॉरीफेरा और सीलेन ट्रेटा। तो इनके अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम? कोई भी कैविटी जैसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मान के चलेंगे कि इनके अंदर कोई कैविटी होती नहीं है। डन? ऑल्सो एक और फाइलम मैंने आपको बताया था, टीनोफोरा, विच इज ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक। तो यहां पर हम देखेंगे, पर इसके बाद के जितने फाइलम है, तो यहां पे मैं लिखूं कौन सा आएगा फाइलम? प्लैटीहेल्मिन्थ। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पढ़ने में, पर आप एक बार समझ गए तो सारी चीजें आसान है। फिर एस्केलमिंथिस, फिर प्लैटीहेल्मिन्थ में आपने देखा कि क्या है? तो दे आर एसीलोमेट्स। तो एक जगह सब कुछ लिख लेते हैं। फिर एस्केलमिंथिस क्या हो गए? स्यूडोसीलोमेट्स। इसका मतलब आगे आगे आने वाले जितने भी होंगे सभी के अंदर ट्रू बॉडी कैविटीज होंगी।
पहले मैं लिख लेता हूं कौन कौन से आने वाले हैं। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर क्या है इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद क्या है हेमीकॉर्डेटा। बार बार बेटा अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक ऑर्डर भी याद हो जाएगा जिसमें आपको पढ़ना है, फिर आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। दिस इज कॉल्ड कॉर्डेटा। तो इन सब के अंदर क्या है आप जानते ही हो, एक ट्रू बॉडी कैविटी है तो दे आर कॉल्ड यूसीलोमेट्स। डन। एनालिडा के अंदर ट्रू बॉडी कैसे बनी, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से, तो हम लिखते हैं दे आर स्कीजोसीलोमेट्स। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में भी क्या बनी, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से बनी, तो दे आर आल्सो स्कीजोसीलोमेट्स। पर दिक्कत क्या है, इनकी बॉडी कैविटी में आपको ब्लड या हीमोलिम्फ, ब्लड और लिम्फ का मिक्सचर दिखाई देगा, इसीलिए इनकी कैविटी का जो आप नाम रखते हो दे आर दिस इज कॉल्ड हीमोसीलोम और दे आर कॉल्ड हीमोसीलोमेट्स। कैविटी का नाम इज हीमोसीलोम। एनिमल्स दे आर कॉल्ड हीमोसीलोमेट्स। इकाइनोडर्मेटा में क्या हुआ आपको पता ही है, दे आर इंटेरोसीलोमेट्स। डन। हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में भी क्या होगा, इंटेरोसीलोमेट्स। तो ये सीलोम के बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन कर ली है सभी ऑर्गेनिज्म की। अभी हम लास्ट में क्लास के एक चार्ट बनाएंगे जिससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये बेसिक हो गया हमारे पास कंप्लीट कि बॉडी कैविटी है क्या चीज, कैसे बनती है और कितने तरह की होती है। डन। तो ये तो बेटा था चौथा पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर। पांचवां देखते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो आपको पांचवां पॉइंट जो याद रखना है दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी को हमने क्या करना है, डिफरेंट सेगमेंट्स में देखना है डिवाइड हो रही है या नहीं। तो पहले देख लेते हैं सेगमेंटेशन के बेसिस पर दो तरीके के एनिमल्स हो सकते हैं। एक ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सेगमेंटेशन एब्सेंट है। चलो तीन एनिमल देखते हैं यहां पर, या तो सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डन, या फिर सेगमेंटेशन है पर ट्रू नहीं है। तो दिस इज स्यूडो सेगमेंटेशन। डन। जब प्रेजेंट है स्यूडो सेगमेंटेड है, एब्सेंट है तो उनके लिए हम कोई वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करते, प्रेजेंट होगी स्यूडो सेगमेंटेशन। फिर जिनके अंदर प्रेजेंट है तो हम उनको बोलते हैं कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब है कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। डन। तो सपोज अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो सपोज अगर आप एक एग्जांपल देखो, कॉमन आपने देखा होगा अर्थवर्म को देख लेते हैं। कॉमन एग्जांपल अगर आप देखते हो अर्थवर्म को अगर हम देख लें तो अर्थवर्म की बॉडी में क्या दिखाई देंगे आपको, ऐसे सेगमेंट दिखाई देंगे। तो सेगमेंट का मतलब है, तो सपोज दिस इज सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। सपोज दिस इज लास्ट सेगमेंट। एवरेज नंबर ऑफ सेगमेंट्स जो अर्थवर्म में मिलते हैं दैट इज 110 to 120। तो दिस इज तो लास्ट सेगमेंट 120। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी, अच्छा सेगमेंटेशन को देखें तो ऐसी बॉडी, और हमेशा याद रखना कि देयर शुड बी सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन होना चाहिए। ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड होने चाहिए, है ना। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन शुड कॉरस्पॉन्ड टू इंटरनल सेगमेंटेशन। कहने का मतलब क्या है, सपोज मैंने आपको बोला है कि एक अर्थवर्म की स्पीशीज है, सपोज दिस इज वन स्पीशीज, कोई भी, बहुत सारी स्पीशीज है अर्थवर्म की, तो मैंने एक कोई भी स्पीशीज को उठा लिया, तो सपोज मैंने देखा कि उसका ये 14 सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है, 14 सेगमेंट है। तो 14 सेगमेंट में एक ऑर्गन मिल रहा है मुझे कॉल्ड एक्स। डन। तो मैंने बोला कि मैंने बुक में लिख दिया कि उसके 14 सेगमेंट में एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एक्स। मुझे नहीं पता कौन सा है, पर अगर मैं सेम स्पीशीज का दूसरा अर्थवर्म ले लूंगा तो उसके भी 14 सेगमेंट में ये एक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए। समझ पा रहे यार। ऑफ कोर्स आपको हमेशा याद रखना है कि तो ऐसा सेगमेंटेशन जहां पर एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटरनल सेगमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन, एंड ट्रू सेगमेंटेशन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। डन। एंड एवरी सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामियर। तो आप ऐसे बोलो कि अर्थवर्म के इस स्पीशीज के अंदर 122 मेटामियर है, तब भी सेम है। या मैं बोल दूं कि अर्थवर्म की इस स्पीशीज के अंदर मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, तब भी सेम है। या मैं बोल दूं कि अर्थवर्म के अंदर
एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटरनल सेगमेंटेशन, तो तब भी ट्रू है। तो ये तो हो गया सेगमेंटेशन के बेसिस पर। अब स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? स्यूडो सेगमेंटेशन का मतलब है ओनली देयर इज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। बाहर से देखने में बॉडी सेगमेंटेड लग रही है पर एक्चुअल में वो सेगमेंटेड है नहीं। डन। अंदर वाले सेगमेंट्स में वेरिएशन दिखाई दे सकती है। तो ऐसा सिर्फ ट्रू सेगमेंट सॉरी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज कॉल्ड स्यूडो सेगमेंटेशन। स्यूडो मेटामरिज्म भी बोल सकते हो। डन। इसका एक ही एग्जांपल आपको याद करना है, तो दिस इज इन प्लैटीहेल्मिन्थ्स। डन। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में भी एक एग्जांपल आप पढ़ोगे, दैट इज टीनिया, जिसको आप टेप वर्म बोलते हो। डन। तो उसके अंदर आपको एक स्यूडो सेगमेंटेशन दिखाई देगी। डन। तो मैंने क्या बोला बच्चों, पांचवा पॉइंट क्या करना है, आपने हर एनिमल के अंदर सेगमेंटेशन देखना है। तो सेगमेंटेशन यूजुअली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में आपको कैसा दिखाई देगा, एब्सेंट, है ना। और स्यूडो सेगमेंटेशन सिर्फ आपको किसमें दिखाई देता है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में। अब ट्रू सेगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन किस किस में हमें दिखाई देती है? सबसे पहला फाइलम जो आपने याद रखना है, दैट इज एनालिडा। डन। अर्थवर्म एनालिडा में आता है। दूसरा विल बी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आपको हर जगह पे सेगमेंटेशन दिखाई देगी। तो सपोज अगर मैं बोल रहा हूं आपको इंसेक्ट को अगर आप देखोगे, तो अगर आप इंसेक्ट्स को देखोगे तो इंसेक्ट्स की बॉडी कैन बी डिवाइड टू 3 सेगमेंट्स। तो सबसे आगे वाला सेगमेंट होगा हेड, फिर उसके बाद जो सेगमेंट होगा दिस इज थोरैक्स, और तीसरा वाला जो सेगमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एब्डोमेन। तो 3 सेगमेंट्स में बॉडी को आप डिवाइड करते हो, स्पेशली इन दी केस ऑफ आर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट्स बोल लो। तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, और लास्ट में जो आपको दिखाई देते हैं दिस इज कॉल्ड कॉर्डेटा। डन। तो कॉर्डेट्स अगर आप अपने आप को देख लो तो हमारी बॉडी में सेगमेंटेशन बहुत सही है, मतलब पूरी मार्क्ड है। तो अगर हम ह्यूमंस के केस में देखें तो हमारे पास कितनी कैविटीज हैं, तो हमारे पास 4 बेसिक कैविटी हैं। तो अगर मैं अपनी बॉडी को देखूं तो 4 बेसिक कैविटी में डिवाइड करा है। तो सबसे ऊपर वाली कैविटी कौन सी है, क्रेनियल कैविटी। तो क्रेनियल कैविटी में हमारा क्या प्रेजेंट है, ब्रेन। ब्रेन के साथ क्या क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। उसके थोड़ा नीचे से जाऊंगा तो मेरे पास जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। डन। थोरेसिक कैविटी में मेरे पास क्या है, मेरे पास लंग्स हैं, मेरे पास हार्ट है, मेरे पास थाइमस है, ट्रैकिया है, ईसोफेगस है। फिर आगे क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। उससे नीचे जाऊंगा तो ये बॉडी में अपनी मैं सेगमेंटेशन देख रहा हूं। तो एब्डोमिनल कैविटी में मेरे पास क्या है, मेरे पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है ईसोफेगस के बाद। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, लिवर है। फिर मेरे पास क्या है, पेनक्रियाज है। फिर मेरे पास क्या है, स्ट्रक्चर है स्प्लीन। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, किडनीज हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये सब आपको वहां पे मिलेंगे। फिर उसके बाद लोअर कैविटी जो आ जाती है हमारी बॉडी में, दिस इज कॉल्ड पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी को अगर आप वहां पे देखोगे तो आपको वहां पे रेक्टम दिखाई देगा, आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देगा। डन। समझ पा रहे हो। और उसके बाद लास्ट में अगर हम फीमेल की बात कर लें तो उनके अंदर वूम यानी कि यूट्रस भी दिखाई देगा। तो दिस इज सेगमेंटेशन। तो ऐसा तो कोई इंसान आपको दिखाई नहीं देगा जिसके थोरेसिक कैविटी में किडनी प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है ना। तो सभी ह्यूमंस के थोरेसिक कैविटी में आपको यही चीजें दिखाई देंगी यूनिवर्सली। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमंस में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, या इन जनरल हम बोलें कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। तो आपको 3 ऐसे फाइलम याद रखने हैं जिनके अंदर आपको क्या मिलेगा, ट्रू सेगमेंटेशन। तो ये बेटा 5वां क्राइटेरिया आपको याद रखना है। डन। अगला क्राइटेरिया देखते हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जब आप पढ़ोगे तो दैट इज नोटोकॉर्ड। दिस इज नोटोकॉर्ड। पहले हम लिख लेते हैं थ्योरी क्या कहती है, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि नोटोकॉर्ड इज नथिंग बट अ डॉर्सल dorsally placed dorsal flexible rod like structure। डन। अभी मैं बताऊंगा वर्ड डॉर्सल कैसा होता है, फ्लेक्सिबल कैसा होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। डन। हमेशा याद रखना आपको नोटोकॉर्ड। ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होता है तो दे विल बी कॉल्ड कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट, ऐसे एनिमल दे विल बी कॉल्ड एज कॉर्डेट्स। ऐसे एनिमल जिनके अंदर नोटोकॉर्ड
एब्सेंट होगा, अभी बताऊंगा एब्सेंट का मतलब क्या है, तो दे विल बी कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। देखो मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की लाइफ हम जीते हैं, तो अगर हम अपनी लाइफ को देख ले, अगर आप अपने आप से सब कुछ कंपेयर कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं कि हमारी लाइफ को मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक ऐसी लाइफ जो मैंने अपनी मदर के वूम में स्पेंड करी, तो दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ। पर आज जो मैं जी रहा हूं वो अपनी मदर के वूम से बाहर जी रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ। डन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो आप जानते हो दोनों में से बड़ी कौन सी है? ऑफ कोर्स सर्कमस्टांसेस अगर नॉर्मल रहे, एक एवरेज लाइफ स्पैन देखें ह्यूमन का विच इज 75 ईयर्स, 70 to 75 ईयर्स, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ बहुत बड़ी है। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ कितनी होती है? ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था 38 वीक्स। तो दिस इज फ्रॉम बर्थ टू अप टू 75 ईयर्स एवरेज। डन। तो आपको याद रखना है तो 38 वीक्स। हमेशा याद रखना एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर नोटोकॉर्ड अपीयर हो गया, क्या अपीयर हो गया? नोटो। अभी आपको पता नहीं है कि नोटोकॉर्ड क्या है, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नोटोकॉर्ड अपीयर हो गया, डन, चाहे उस नोटोकॉर्ड का फेट कुछ भी हो, दैट एनिमल विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज कॉर्डेटा। डन। तो आप कॉर्ड से याद सकते हो, तो कॉर्डेटा मींस ऐसे एनिमल विच आर हैविंग डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड, तो आपको याद रखना है नोटोकॉर्ड अपीयर हो गई तो दिस विल बी कॉल्ड कॉर्डेटा। अब इस नोटोकॉर्ड का फेट क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे एनिमल अगर आप देखोगे तो जिनमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो होती है पर एडल्ट आते आते डिसअपियर हो जाती है, तो दिस में डिसअपियर। डन। पर कुछ ऐसे एनिमल, फेट का मतलब उसका आउटकम क्या है, कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे जिनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड तो है पर उनकी एडल्ट लाइफ में भी नोटोकॉर्ड क्या करती है? परसिस्ट करती है। कहने का मतलब नोटोकॉर्ड बनी या तो नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो गई, नोटोकॉर्ड बनी या तो नोटोकॉर्ड क्या होगी? एडल्ट में एज अ नोटोकॉर्ड ही अपीयर होगी। एम्ब्रियो में भी नोटोकॉर्ड थी और एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड है। पर कुछ ऐसे एनिमल होंगे जिनके अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड है पर एडल्ट लाइफ में आते आते दिस इज कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम। डन। आपको पता ही है कि अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डियां देखोगे तो उन हड्डियों का कलेक्शन विल बी कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। तो कलेक्शन ऑफ वर्टिब्रा इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। आप जानते ही हो कि आपको कितनी एडल्ट लाइफ में आपके पास कितनी है? 26 वर्टिब्री। एम्ब्रियोनिक लाइफ में 33 होती है ह्यूमंस के अंदर, पर एडल्ट में आते आते 26 हो जाती है। तो मैंने क्या बोला कि नोटोकॉर्ड एक बार अपीयर हो गई, चाहे 1 मिनट के लिए भी अपीयर हो गई, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, तो नोटोकॉर्ड अगर 1 मिनट के लिए भी अपीयर हो गई तो दैट एनिमल विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज कॉर्डेटा। आपको एज अ जनरल ट्रिक याद रखना है। डन। तो दिस इज कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स हो गए दैट एनिमल, चाहे उस नोटोकॉर्ड का फेट कुछ भी हो, चाहे वो नोटोकॉर्ड एडल्ट आते आते डिसअपियर हो जाए, या वो नोटोकॉर्ड क्या करे? परसिस्ट करे, या फिर वो वर्टिब्रल कॉलम में मॉडिफाई हो जाए। डन। तो आप जानते ही हो कि एस, तो कॉर्डेटा में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, तो जब आप कॉर्डेट्स पढ़ते हो, डन, तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ऐसे आप पढ़ोगे, तो नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, फिर दूसरे आप लिखते हो वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे कॉर्डेट्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाए, तो दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। डन। ऐसे जिनमें नोटोकॉर्ड तो थी पर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुई, तो दे आर कॉल्ड नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। समझ पा रहे यार? तो हम क्या है? पहले तो हम एनिमल है, फिर हम क्या है? कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में भी हम क्या है? वर्टिब्रेट्स। समझ पा रहे हो? तो मैंने यहां पर लिखा कि इट इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे इसका इसका प्रेजेंटेशन बनाएंगे। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेटा हो गया, कभी भी नोटोकॉर्ड अपीयर नहीं हुई, नेवर, तो दिस विल बी कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। हमने अपनी लाइफ को कितने पार्ट में डिवाइड करा? दो पार्ट में, एम्ब्रियोनिक लाइफ और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ कितने वीक्स की थी? 38 वीक्स की। तो 38 वीक्स में अगर कितने भी टाइम के लिए नोटोकॉर्ड अपीयर हो गई तो विल ऑलवेज बी कॉर्डेट्स।
अब फेट क्या है नोटोकॉर्ड का, या तो वो डिसअपियर हो जाए या वो परसिस्ट करे। आप पाइसेस पढ़ोगे तो पाइसेस एक क्लासिकल एग्जांपल है जहां पर नोटोकॉर्ड क्या करती है, एडल्ट में भी परसिस्ट करती है। फिर नोटोकॉर्ड के आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम है। डन, समझ पा रहे आप? तो ये सारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर अभी हमें देखना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज नोटोकॉर्ड। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज नोटोकॉर्ड। तो अभी हमें देखना है कि एक्चुअली में नोटोकॉर्ड है क्या। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ये चीज मैं बता रहा हूं। तो सपोज हमने कोई भी एक एनिमल देखा, रैंडमली मैं कोई भी एक एनिमल उठा रहा हूं। अगर आप एक एनिमल देख रहे हो लाइक दिस, डन, तो ये मैंने एक एनिमल देखा, मुझे नहीं पता ये एनिमल कौन सा है। डन, इस एनिमल को अगर मैं देखूं तो हर एनिमल के सेंटर से एटलीस्ट एक ऐसी कैनाल तो पास हो रही होगी जिसके थ्रू फूड का कंडक्शन होता है। डन, तो आप समझते हो कि दिस कैनाल विल बी कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। कोई भी एनिमल हो तो उसके सेंटर से एक ऐसी कैनाल पास कर रही होगी जिसके थ्रू फूड का पासेज हो रहा है। डन, या फूड जिसमें कंडक्ट हो रहा है। तो अगर इस एनिमल को अगर मैं देखूं तो हर एनिमल के दो सरफेस हैं, हमारे भी सरफेस अगर आप देखोगे तो सरफेस जो फ्रंट होता है हमारा, तो फ्रंट जो हो गया दैट विल बी कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। तो इस एनिमल का मैं अगर देख रहा हूं तो दिस इज कॉल्ड वेंट्रल सरफेस। और इसको अगर मैं देख रहा हूं तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ डोर्सल सरफेस। डन, हमेशा याद रखना। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इस सरफेस को देख रहे हो तो डोर्सल सरफेस हो गया, वेंट्रल सरफेस। तो मैंने नोटोकॉर्ड को लिखा कि दिस इज, पहली प्रॉपर्टी आपको इसको हमेशा याद रखनी है कि दिस इज डोर्सली प्लेस्ड। ऑलवेज रिमेंबर कि दिस इज अ फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज मीजोडर्मल। दिस इज मीजोडर्मल। चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि दिस इज वन मीजोडर्मल टिश्यू विच इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम। तो आगे जाकर एक ये स्केलेटल टिश्यू बनाएगा विच इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। कहने का मतलब क्या है? अब देखो, अगर लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था, अगर आप अपना वर्टिब्रल कॉलम देखो तो वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है? वर्टिब्रीज का, है ना? तो वर्टिब्रल कॉलम किसका बना है? वर्टिब्रीज का। और वर्टिब्रीज है क्या? दीज आर ऑल बोन्स। बोन्स क्या है? बोन्स दे आर वन फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ते हो ना, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, है ना? तो वहां पर आपको पढ़ना है। तो कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है? दिस इज ऑल मीजोडर्मल। चार टिश्यू में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी में, कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में, मस्कुलर टिश्यू आपकी बॉडी में और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कैसा था? एक्टोडर्मल भी हो सकता है, मीजोडर्मल भी हो सकता है और एंडोडर्मल भी हो सकता है। पर कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू कैसे होंगे? हमेशा मीजोडर्मल। और लास्ट में नर्वस टिश्यू आपको जो दिखाई देता है दिस इज एंटायरली एक्टोडर्मल। तो अगर मैं इस एलिमेंट्री कैनाल के इस साइड पर देखूं, तो एलिमेंट्री कैनाल के अगर मैं डॉर्सल साइड पर देखूं तो मुझे डॉर्सल साइड पर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड नोटोकॉर्ड। फ्यूचर में क्या होगा? जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। तो अगर मैं अभी आपकी एक वर्टिब्री निकाल लूं, तो सपोज मैंने आपकी एक वर्टिब्री निकाल ली, सपोज आई टेक आउट दिस वर्टिब्री। तो वर्टिब्री को अगर मैं देख रहा हूं, तो वर्टिब्री को अगर मैं देखूं तो वर्टिब्री कैसी है? सॉलिड है, हॉलो है? तो आपको अपनी वर्टिब्री कैसी दिखाई देगी? हॉलो दिखाई देगी। तो अगर मैं ऊपर से वर्टिब्री को देख रहा हूं तो इसको ऐसे देखते हैं। अगर मैं ऊपर से वर्टिब्री को देख रहा हूं तो इस वर्टिब्री के सेंटर से बेसिकली क्या कर रही है? एक कैनाल पास कर रही है। डन, इस कैनाल के थ्रू क्या पास कर रहा है नीचे की तरफ? स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वर्टिब्रीज दे आर हॉलो। डन, हॉलो का मतलब है कि दे आर हैविंग अ कैनाल, सेंट्रल कैनाल जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप नोटोकॉर्ड देखोगे तो दिस इज अ डॉर्सल स्ट्रक्चर, ये आप समझ गए।
डन, फ्लेक्सिबल होगा और रॉड लाइक होगा। तो आपका वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, पूरा एक रॉड की तरह है, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रीज। डन, फिर मैंने क्या बोला कि दिस इज अ मेसोडर्मल टिश्यू। इसका मतलब है एम्ब्रॉयनिक लाइफ में जिस जर्म लेयर से डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड मेसोडर्म। डन, आगे जाकर क्या करेगा, तो दिस इज वन, तो आपकी दिस इज वन टाइप ऑफ अ स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू का मतलब है कि दिस विल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ योर स्केलेटन, और स्केलेटन में भी कौन सा पार्ट बनाएगा, दिस विल फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम। तो आपका जितना भी वर्टिब्रल कॉलम है तो दिस विल बी कमिंग फ्रॉम नोटोकॉर्ड। ये बात समझ पा रहे हैं यार? तो इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो एलिमेंट्री कैनाल के डॉर्सली जो प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पर अगर हम देखें, तो नोटोकॉर्ड के बेसिस पे अगर मैं देखूं तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म है, या तो नोटोकॉर्ड जिनमें पूरी तरीके से एब्सेंट होगी और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। डन, तो जिनमें एब्सेंट होगी दे आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। डन, और जिसमें प्रेजेंट है तो दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप स्टार्ट करते हो किस फाइलम से, हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा से लेकर हेमीकॉर्डेटा, कई बार बता चुका हूं, अब आपको ऑर्डर भी याद होना चाहिए। हेमीकॉर्डेटा, फिर लास्ट में आ जाता है कॉर्डेटा। तो इसका मतलब क्या है, तो जब भी हम वर्ड या फाइलम पॉरीफेरा से हेमीकॉर्डेटा में पढ़ेंगे तो वी विल नेवर डिस्कस नोटोकॉर्ड, क्योंकि वहां पे नोटोकॉर्ड कभी डेवलप ही नहीं होती। पहली बार नोटोकॉर्ड जहां पे डेवलप होगी तो दे विल बी कॉल्ड कॉर्डेट्स। समझ पा रहे हैं यार? तो ऐसे भी कॉर्डेट होंगे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनेगा, है ना, तो दे आर कॉल्ड नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। तो ऐसे भी कॉर्डेट है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, दे विल बी कॉल्ड वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। तो इन सब चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये बेटा बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। अगर सिर्फ आप अपने दिमाग में कुछ टर्म्स को भी रख लो तब भी आपको सारी चीजें याद रहेंगी आगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी आपको चीजों की क्लैरिटी होती जाएगी। हम सिर्फ अपने आप को पहले इन बेसिक चीजों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। डन, तो ये हमने देख लिया कि तो 6 क्लासिफिकेशन। तो हम कोई भी फाइल हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन 6 क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। यानी कि कोई भी फाइल हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उनके अंदर क्या देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। दूसरा, कोई भी फाइल अगर हम पढ़ेंगे, कोई भी फाइल हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, सिमेट्री चेक करेंगे। फिर कोई भी फाइल हम देखेंगे तो उसके अंदर जर्म लेयर देखेंगे। फिर जर्म लेयर के बाद हम किसको देखेंगे, सिलोम को देखेंगे। पांचवा क्या हम करेंगे, सिलोम के अलावा हमने क्या देखना है, फिर हम देखेंगे सेगमेंटेशन है या नहीं है। सेगमेंटेशन के बाद लास्ट में हम देखेंगे नोटोकॉर्ड। डन, तो ये 6 पॉइंट आपको हर फाइलम में प्रेजेंट होने, ये डिस्कस करने हैं। इसी के बेसिस पर आप क्या करते हो, एनिमल्स को एक पर्टिकुलर फाइलम में क्लासिफाई कर रहे हो। तो आप मान लो आपको कोई एनिमल मिला है ना, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं, तो आपको पता है कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटी हेल्मिन्थ्स में ही है। डन, आपको एक एनिमल मिला जिसमें 2 जर्म लेयर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब डिप्लोब्लास्टिक है। इसका मतलब या तो वो पॉरीफेरा होगा, या तो सीलेंट्रेटा होगा, या तो टीनोफोरा होगा। डन, एक ऐसा सिलोम, आपको एक ऐसा एनिमल मिल रहा है जिसमें हीमोसिलोम है। तो हीमोसिलोम का मतलब है या तो वो, यानी कि उसकी बॉडी कैविटी में ब्लड है, तो या तो वो आर्थ्रोपोडा होगा या तो वो मोलस्का होगा। डन, ऐसा एनिमल मिल रहा है जिसके अंदर स्यूडो सेगमेंटेशन है, तो स्यूडो सेगमेंटेशन का मैंने एक ही एग्जांपल बताया, दैट इज प्लैटी हेल्मिन्थ्स, टीनिया सोलियम वो भी। तो ऐसे करके आप क्लासिफाई कर सकते हो। डन, तो ये तो था बेसिक क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना एटलीस्ट आपको इस चैप्टर में, इस इंट्रोडक्टरी यूनिट में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो भी हम करेंगे इसके ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। डन, तो इतना कुछ आपने पढ़ा। इसके अलावा अच्छा, अब हमने जो पढ़ा, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये अगर आपको याद है तो हमने, इसका मतलब है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया। फटाफट बनाएंगे। तो एनिमल्स, तो जितने भी एनिमल हैं आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो, मैंने आपको बताया था एनिमल्स के लिए जो वो आप वर्ड इस्तेमाल करते हो दैट इज कॉल्ड मेटाजोआ। अच्छा, अब एनिमल्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं अगर मैं मोटिलिटी के बेसिस पे देखूं। डन, तो कुछ ऐसे होंगे सेसाइल होंगे। तो जितने भी सेसाइल एनिमल्स होते हैं दे आर गिवन अ वेरी स्पेशल नेम कॉल्ड पैराजोआ। डन, पैराजोआ का मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर सेसाइल नेचर मिलता है। सेसाइल नेचर का मतलब है कि वो एक पॉइंट या सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं, ग्राउंड के साथ अटैच होते हैं,
वो कभी भी लोकोमोट नहीं कर सकते। डन। फिर उसके बाद जितने भी लोकोमोट करेंगे तो दे आर कॉल्ड यू मेटाजुआ। यू मीन्स ट्रू, मेटाजुआ मीन्स एनिमल, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज ट्रू एनिमल, ट्रू एनिमल्स। समझ पा रहे यार? तो सेसाइल क्लासिकल एग्जांपल जब आप पढ़ते हो तो दे विल बी पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा बोलो, पैराजुआ बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इतना ही आप जानते हो। तो इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम इनको लिख सकते हैं, दे आर हैविंग सेग्रीगेट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या सेग्रीगेट लेवल ऑफ बॉडी प्लान आप लिख सकते हो। डन। ये तो आसान है, ये भी आपको पता है कैसे होंगे, डिप्लो ब्लास्ट। डन। अभी हम पॉरीफेरा पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। तो पॉरीफेरा को अगर मैं हटा दूं, अगर मैं पॉरीफेरा को एनिमल किंगडम से हटा दूं, तो जितने भी बचे सारे दे विल बी कॉल्ड यू मेटाजुअंस। तो जितने भी यू मेटाजुअंस हैं उनको हम, अगर हम उनको उनकी सिमेट्री के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? सिमेट्री के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करें तो दो तरीके के एनिमल हो सकते हैं, है ना? तो या तो जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी दे आर कॉल्ड रेडियाटा, है ना? और जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी दे आर कॉल्ड बाइलेट्रिया। डन। तो रेडियल सिमेट्री का क्लासिकल एग्जांपल जब आप पढ़ते हो तो दिस विल बी कॉल्ड सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। समझ आ रहा है? और पॉरीफेरा में कोई सिमेट्री तो होती नहीं है, तो यहां पर हम लिखते हैं दे आर ए सिमेट्रिकल। समझ आ रहा है? तो एनिमल्स मेटाजुअंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो, पैराजुआ और यू मेटाजुआ। तो पैराजुआ में सेसाइल नेचर हो गया, है ना? तो इसका मतलब ट्रू एनिमल्स में दे कैन लोकोमोट, लोग या फिर लिखते हैं लोकोमोशन प्रेजेंट। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे। तो जितने भी लोकोमोट कर सकते हैं दे आर यू मेटाजुआ। यू मेटाजुआ को भी हमने सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, रेडियाटा और बाइलेट्रिया। तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा के अलावा जितने भी बचे सब में क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री है। अब ये जितने भी बाइलेट्रिया हैं इनको हम क्या करते हैं? सिलोम के बेसिस पर, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो सिलोम के बेसिस पे देख लेते हैं कितने तरह के होंगे। तो सिलोम के बेसिस पे भी तीन तरह के होंगे। तो सबसे पहले ए सिलो मेट्स, डन, और स्यूडो सिलो मेट्स, और लास्ट में यू सिलोमेट। सिंप्लीफाई हो रही है सारी चीजें। तो ए सिलोमेट में बेसिकली क्या आ गए? तो दे आर ए सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट और यू सिलोमेट। तो इसमें क्या आ गए? प्लैटीहेल्मिन्थ्स। स्यूडोसिलोमेट में क्या आ गए? एस्केलमेंथिस, यानी कि नेमेटिहेल्मिन्थ्स, यानी कि राउंड वर्म। डन। तो एग्जांपल आपने देख लिया। और भी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं, जो जो हम जानते हैं अभी लिखेंगे। यू सिलोमेट्स, अब यू सिलोमेट भी कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन। पहले हो सकते हैं स्कीजोसिलोमेट्स, फिर दूसरे कैसे होंगे? इंटेरोसिलोमेट्स। डन। स्कीजोसिलोमेट में भी एग्जांपल क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और लास्ट में मोलस्का। डन। तो मोलस्का को जब आप देखते हो, आर्थ्रोपोडा को आप देखते हो, तो दोनों के अंदर क्या है? ओपन टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं दे आर कॉल्ड हीमोसिलोमेट्स। डन। फिर इंटेरोसिलोमेट्स में कौन कौन से आ गए? इसका एग्जांपल अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहला एग्जांपल क्या आ गया? इकाइनोडर्मेटा। फिर इकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा। तो किसी भी कॉर्डेट को देख लो, हेमिकॉर्डेट को देख लो, इकाइनोडर्मेटा को देख लो, सभी के अंदर क्या है? इंटेरोसिलोमेट है। फिर एनालिडा के लिए वर्ड आपने इस्तेमाल किया स्किजोसिलोमेट, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के लिए इस्तेमाल किया हीमोसिलोमेट्स। तो ये तीन तरह की बॉडी कैविटी आ गई। अच्छा, इसमें और देख लेते हैं। अगर आप प्लैटीहेल्मिन्थ्स देखते हो, तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स अगर आप देखते हो तो इसके अंदर, अच्छा इसमें सॉरी, यहाँ पे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा अगर आप देख लो तो इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? टिश्यू लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन है। डन। तो आप सिंपल चले, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, फिर टिश्यू आया, फिर क्या आएगा, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। तो प्लैटी एलिमेंट्स देखते हो तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। डन। और एस्केलमेंथिस देखते हो तो यू विल बी हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें हैं, आपको हमेशा याद रखनी है। ये बात समझ पा रहे यार। और इनमें भी क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम। इस पूरे चार्ट में अगर आप देखते हो तो एक गलती है। एक गलती क्या है कि अगर मैं इस फाइलम को देखूं, अगर मैं इस फाइलम को देखूं, अगर मैं इस फाइलम को देखता हूं, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एकाइनोडर्मेटा। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली एकाइनोडर्मेटा में क्या है, दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर यूकोसिलोमेट, है ना, एंड according to this chart they are bilaterally symmetrical which is wrong. Done. सिमेट्री के हिसाब से अगर आप देखते हो तो एकाइनोडर्मेटा, डन, ओनली एक्सेप्शन to this chart is एकाइनोडर्मेटा as far as symmetry is concerned. डन। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, एकाइनोडर्मेटा को बाइलेटरिया में प्रेजेंट किया है। डन। सारे फीचर सही बैठे हैं, सिर्फ एक चीज नहीं बैठी है, वो है सिमेट्री। तो एकाइनोडर्मेटा क्या है, इसको आप अलग से याद कर लो, तो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री क्या थी, एक से ज्यादा एक्सिस के अलोंग जो सिमेट्री होती है दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो बेटा ये आपको चार्ट हमेशा याद रखना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो इसके आगे की क्लासिफिकेशन क्या होती है, हम कॉर्डेटा को भी आगे डिफाइन करते हैं, है ना। तो इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, कॉर्डेटा तक पहुंचेंगे तो हम क्लासिफिकेशन इस कॉर्डेटा की स्टार्ट करेंगे। डन। तो इतना आपको, तो अगली क्लास जब हमारी होगी तो हम वहां पे पहला फाइलम डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड पॉरीफेरा। उससे पहले मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि ये 2-3 लेक्चर जो पहले के हुए हैं इनको एक बार कंटिन्यूटी में देखना। देखो पहले हम चीजें सीखते हैं, धीरे धीरे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। तो सभी चीजों को जब हम सीख जाते हैं तो उनको कंपाइल करेंगे, ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि सिलोम क्या होती है, सेगमेंटेशन क्या होती है और नोटोकॉर्ड क्या होता है, और उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को पूरे बेसिस पे ऊपर हमने क्लासिफिकेशन एक चार्ट बनाया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा पॉरीफेरा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।